मीठो नाम सीताराम सीताराम, मीठो नाम मीठो नाम सीताराम। ये हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण भी है, भावनात्मक क्षण भी है। कहीं पे बाल रूप में वो नज़र आते हैं, कहीं पे वो युवावस्था में हैं, कहीं वनवासी राम हैं। सड़कों के किनारे इस तरह के झंडों की दुकानें सज गई हैं। भक्तों का दुलारा नाम, दुनिया के दाता राम, भाग्य विधाता राम। कोविड प्रोटोकॉल के कारण बाहर के नागरिक नहीं आए जब तक कि कोई बहुत जरूरी काम नहीं हो। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं नगमा। इस वक्त अयोध्या पूरी तरह से सजी सवरी है और तमाम तैयारियां हो गई हैं। अयोध्या में 5 अगस्त को भूमि पूजन का कार्यक्रम है जो कि दोपहर 12:30 बजे शुरू हो रहा है और ये 2 बजे तक चलेगा और इसमें काफ़ी सारे लोगों को न्योता भेजा गया है। करीब 135 संतों को भी इसमें न्योता भेजा गया है और भूमि पूजन का ये जो कार्यक्रम है इसके लिए तमाम तैयारियां अब हो गई हैं। बल्कि इतनी चहल पहल और इतनी जो रौनक है वो बहुत दिनों के बाद अयोध्या शहर जो है वो देख रहा है और तमाम एहतियात यहाँ पर लिए जा रहे हैं। तमाम सैनिटाइजेशन का काम हुआ है, दीवारें सजी हैं जिस पर राम कथा बनी हुई है, केसरिया ध्वज के नज़ारे चारों तरफ नज़र आ रहे हैं और चाक चौबंद जो है वो सुरक्षा व्यवस्था खुद मुख्यमंत्री जो हैं वो जायज़ा ले रहे हैं। विशेष आरती की तैयारी की गई है हनुमानगढ़ी में। तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त अयोध्या से और सरयू जो है वो बिल्कुल सजी हुई है। तो ये तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। भूमि पूजन का जो कार्यक्रम है और ज़ोर शोर से इसकी तैयारी इस वक्त चल रही है। जिनकी पूजा होगी 9 शिलाएं हैं, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे ये जो पूजा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं अयोध्या में। सबसे पहले तो हम कमाल के पास चलना चाहेंगे। कमाल मौजूद है राम की पैड़ी पे अयोध्या में। बहुत ही ये कहें तो आइकॉनिक ऐतिहासिक जगह है, सबसे ख़ास जगह है कमाल। और वहाँ से आप हमें क्या इस वक्त दिखा सकते हैं, तैयारियों के बारे में क्या बता सकते हैं? सौरभ भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पर कमाल, मैं पहले आपसे जानना चाहती हूँ, बड़े दिनों के बाद इस किस्म की रौनक अयोध्या शहर में नज़र आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ सफाई का काम चल रहा है। हमारे इस तरफ सरयू नदी है और सरयू नदी का पानी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो बह करके ये राम की पैड़ी में आता है। तो अगर आप देखेंगे ये सारा आपको पानी पानी नज़र आएगा जिन जगहों पे दिए जलाते हैं। तो ये लगातार सफाई के लोग हैं, वाइपर्स लिए हुए इसकी सफाई कर रहे हैं। ये राम की पैड़ी की अगर उस तरफ देखें तो आपको बहुत हुजूम दिखेगा। बहुत लोग यहाँ पे लाइट देखने के लिए आते हैं। थोड़ी देर में जब अंधेरा होगा तो ये रोशनी और खूबसूरत रोशनी यहाँ पे नज़र आएगी। अभी उजाले में उसका उतना लुक उतना खूबसूरत नहीं लगता है, लेकिन ये सारे मंदिरों को पीला रंग दिया गया है। बड़े पैमाने पे यहाँ न्यूज़ चैनल्स के लोग हैं, तमाम इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पे आया हुआ है इस इवेंट को कवर करने के लिए। और हमारे उस तरफ सिर्फ जनरेटर्स लगे हैं, ओबी वैन्स लगी हुई हैं, गाड़ियाँ ऊपर बंद कर दी गई हैं क्योंकि यहाँ तक शायद गाड़ियाँ नहीं आ सकती हैं। भीड़ हो जाएगी तो लोगों को पैदल आने दिया जा रहा है। और शहर में जगह जगह बहुत सारी सजावट है, लाइट्स लगाई गई हैं और सफाई हो रही है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, लाइटें लगाई जा रही हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तमाम तैयारियां वहां पर नज़र आ रही हैं और कार्यक्रम जो है वो उसके बारे में भी जानकारी आ गई है कि दोपहर को भूमि पूजन की शुरुआत होगी, 12:30 बजे का वक्त है। सौरभ, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये यहाँ पर और जो तमाम जगह से सुन रहे हैं कि मंदिर के लिए भूमि पूजन के लिए मदद आई है और यहाँ पे राम जन्मभूमि न्यास जो है वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, तो क्या जानकारियाँ वहाँ से आ रही हैं तमाम तैयारियों के बारे में और इस भूमि पूजन के लिए और किस तरह से मदद आ रही है अलग अलग जगहों से? जी बिल्कुल नगमा, उससे पहले ज़रा छटा दिखाया होता है, जैसे कि कमाल सर ने हमें दिखाया राम की पैड़ी। ज़रा ये दिखाते हैं, अयोध्या की सड़क है, मुख्य सड़क है, यहाँ पर पीले रंग से रंगा गया है अयोध्या को, क्योंकि पीला रंग काफ़ी शुभ माना जाता है।
इसके अलावा यह अयोध्या की मेन सड़क है और यहाँ पर लगातार लाउड स्पीकर से भजन बजाए जा रहे हैं और ये एक बड़ा सा इन्विटेशन का एक बहुत बड़ा होर्डिंग है जो यहाँ लगाया गया है। सबसे ऊपर प्रधानमंत्री मोदी का नाम है, फिर मोहन भागवत का नाम है, आनंदीबेन पटेल, महंत नृत्य गोपाल दास जो कि अध्यक्ष हैं श्री भूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ का नाम है। तो यही 5 लोग जो दिख रहे हैं, नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, आनंदीबेन पटेल, योगी आदित्यनाथ और नृत्य गोपाल दास, यही 5 लोग भूमि पूजन में मंच पर रहेंगे, इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा कुल 250 लोगों को निमंत्रण भेजा गया है, जिसमें 135 हैं वो संत महात्मा हैं जो कि तमाम जो हिंदू सेक्ट हैं, तमाम दूसरे पंथों के लोग हैं और इसके अलावा सिख से लेकर जैन धर्म के लोगों को बुलाया गया है। और एक और बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इनविटेशन इकबाल अंसारी को भी दिया गया है। उनके पिता हासिम अंसारी पैरोकार थे, वो चाहते थे कि यहाँ बाबरी मस्जिद बने। इसके अलावा इकबाल अंसारी ने खुद पैरोकारी की, लेकिन जब निर्णय आया 9 नवंबर 2019 को तो उसको स्वीकार किया इकबाल अंसारी ने, उनको भी निमंत्रण दिया गया है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंपत राय ने एक बहुत अच्छी बात कही नगमा, वो ये कही कि 5 तारीख को जब देश भर में लोग जश्न मनाएं तो दूसरे पक्ष के लोगों को, दूसरों को चिढ़ाएं नहीं। यानी उन्होंने एक मैसेज दिया है कि अगर आप जो लोग जब ये भूमि पूजन हो तो दूसरे धर्मों के लोगों को बुली ना करें, चिढ़ाएं नहीं, कोई कमेंट ना करें। तो साफ चंपत राय ने यहाँ से कहा है, उन्होंने कहा है कि इसीलिए हमने इकबाल अंसारी को बुलाया है और इकबाल अंसारी भी तैयारी करके बैठे हैं, वो एक गीता खरीद कर लाए हैं और उन्होंने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता वो प्रधानमंत्री मोदी को गिफ्ट करेंगे। कह रहे हैं यहाँ हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है अयोध्या में। तो कुल 250 लोग होंगे उस दिन जो भूमि पूजन होगा। इसके अलावा पूरी अयोध्या देखेंगे आप, दूर तक हमारे कैमरामैन दिखाएंगे अश्विनी मेहरा, आपको पीले रंग से रंग दी गई है और अयोध्या से भी उन्हीं लोगों को बुलाया गया है जिनके परिवार का कोई सदस्य 1990 और या 1992 में कार सेवा में मारा गया था, उनके परिवार वालों को बुलाया गया है। आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया क्योंकि उन्होंने आने में असमर्थता जताई थी आयु की वजह से। कल्याण सिंह से भी निवेदन किया गया है कि वो आयु की वजह से ध्यान में रखे, कोरोना का वक्त है। तो कुल 175 लोग वहां पर होंगे 5 तारीख को। नगमा बिल्कुल। सौरभ, वापस कमाल के पास जाना चाहते हैं। कमाल, जैसा कि सौरभ बता रहे हैं कि इकबाल अंसारी को भी बुलाया गया है, इतने लंबे समय से ये जो पूरा मसला रहा आप कवर करते रहे हैं, इतने तरह के इसमें लोग जुड़े रहे, इतने पक्ष रहे, उन तमाम लोगों से भी अयोध्या में जो लोग मौजूद हैं बातचीत हुई होगी, क्या किस तरह की बात वो करते हैं और क्या उनका कहना है? बहुत सारे कुछ ऐसे अलग अलग लोग भी वहाँ पर इनवाइटेड हैं। इकबाल अंसारी की तो बात सामने आई, और बाकी लोगों का क्या कहना है इसमें जो जुड़े लोग हैं? देखिए, इकबाल अंसारी को बुलाया गया है। इकबाल अंसारी के मामले में आज देखिए ये जो बहुत उदासियों का मौसम है ना, उसमें कहीं कहीं एक अच्छी खबर बीच बीच में आ जाती है। शायद ये उसी तरह की एक अच्छी खबर है, क्योंकि इकबाल अंसारी जो हैं उनके वालिद साहब ने 99 साल की उम्र तक बाबरी मस्जिद के लिए मुकदमा लड़ा। लेकिन वो एक ऐसे शख्स थे जिनके साथ जब वो मुकदमा लड़ने के लिए जाते थे तो उनके रिक्शे पे परमहंस रामचंद्र दास, जो ऑपोजिट साइड में पैरवी करते थे मंदिर के लिए, वो भी जाते थे। और जब उनका इंतकाल हुआ था तो यहाँ हनुमानगढ़ी के महंत जो है धर्मदास, वो उनकी मिट्टी में शामिल होने के लिए गए थे। तो एक अच्छी बात है कि उनको बुलाया गया है। ये भी पता चला है कि शायद सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को भी बुलाया गया है, जो वो मुकदमा हार गए हैं और जिनका उस ज़मीन के ऊपर दावा था। तो बहुत सारी तमाम तरफ हो रही नफ़रतों और बुरी खबरों के बीच में कुछ ही अच्छी खबरें हैं और लोग उससे खुश हैं। बहुत सारे लोग इससे मायूस हैं कि आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी को न्योता नहीं दिया गया कि वो आएँ। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि हो सकता है अगर वो खुद मना कर देते तो ये बेहतर होता। कई लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, शायद उन्होंने खुद मना भी कर दिया है, इस वजह से नहीं आ पाए हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि एक कोरोना के वक्त में जब ये प्रोग्राम हो रहा है तो ये कहा जा रहा है कि कम लोगों को बुलाया जा रहा है ताकि भीड़ की वजह से ज़्यादा दिक्कत ना हो। और इस वक्त आप देखिए कि जो हिंदुस्तान के सबसे प्रोटेक्टेड लोग हैं और जिनके पास सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं अपने को बचा के रखने की, चाहे वो होम मिनिस्टर हो, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे यूपी बीजेपी के प्रेसिडेंट हो, ऐसे तमाम लोग जो हैं उनको कोरोना हो गया है। पीएम की जो विजिट हो रही है उसमें जितने लोग सिक्योरिटी के हैं सबका टेस्ट कराया गया है कि जो कोविड नेगेटिव होंगे, पुलिस के लोग भी वहाँ पहरेदारी वही करेंगे
जो कोविड नेगेटिव होंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन का लोग हैं वही वहाँ पे जाएंगे जो कोविड नेगेटिव होंगे। तो इस लिहाज से ये सब एहतियात बरती जा रही है। और जो पुजारी कोविड पॉजिटिव आए थे, उनके साथ उनके संपर्क में जो लोग आए थे, जो पुलिस वाले वहाँ पर थे, तो अब ये जो मुख्य पुजारी हैं उनकी जगह भी कोई दूसरे पुजारी आएंगे या वो सब, उनके बारे में क्या जानकारी है? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो मुख्य पुजारी हैं सत्येंद्र दास, उनके शिष्य हैं प्रदीप दास जो पॉजिटिव पाए गए थे। आज एक और पुजारी पॉजिटिव पाए गए हैं, एक और संत पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन मुख्य पुजारी जो हैं वो नेगेटिव पाए गए हैं। जो भूमि पूजन का कार्यक्रम है वो ये पुजारी नहीं कराएंगे, वो बनारस से और दूसरे अयोध्या के पुजारी होंगे जो इसको कराएंगे। ये लोग भगवान रामलला के दर्शन कराते हैं। ठीक है। जो और बाकी लोग जो इतने बुलाए गए हैं, करीब 175 लोग जिनमें संत हैं, उन सब लोगों के लिए कमाल किस किस्म का इंतज़ाम है? क्योंकि ये हम जान रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जायज़ा ले रहे हैं, तमाम सुरक्षा चाक चौबंद है, पर इसके बीच में कोरोना का दौर, संक्रमण का डर, तो बहुत फासला रखना पड़ रहा होगा। लोग आएंगे, आसपास अयोध्या के जो लोग हैं उनके देखने का भी इंतज़ाम शायद होगा कि वो अपने घरों पर छतों से देखें। तो ये जो पूरा लोग जो वहां पर मौजूद होंगे उनके लिए किस तरह का इंतजाम है? देखिए ऐसा है कि जहां प्रधानमंत्री रहेंगे वहां गिने चुने चंद लोग रहेंगे। जो इनवाइटीज हैं उनको बैठने के लिए अलग पंडाल बनाया जा रहा है जहां पे वो रहेंगे। अयोध्या में डीआईजी ने लोगों से कहा है कि पूरे शहर में कहीं भी 5 से ज़्यादा लोग जमा ना हो। जो बाज़ार अगर खुलेगी, दुकानें खुलेंगी तो वहाँ भी कोई 5 से ज़्यादा लोग ना जाने पाएँ। यही नहीं, छतों पे जाने पे लोगों को रोक लगाई गई है। ये कहा जा रहा है कि एलईडी स्क्रीन्स लगाई जाएंगी जहाँ पे वो देख सकते हैं। इसके अलावा दूरदर्शन से जो लाइव टेलीकास्ट होगा उसको देख सकते हैं। और दूरदर्शन से होने वाला लाइव टेलीकास्ट जो है, बहुत सारे चैनल्स उसकी लाइव कवरेज करेंगे तो अपने पसंद के चैनल पे वो उसको देख सकते हैं। तो अभी कहा यही जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री यहाँ होंगे तो सड़कों के ऊपर बहुत कम लोग होंगे और वहाँ भी बहुत कम लोगों का इंतज़ाम होगा। जी कमाल, हमें वहाँ पे अभी मैं समझ रही हूँ कि बहुत ज़्यादा कोई ख़ास अभी दिन के वक्त में खूबसूरत नज़ारा नहीं होता। कल हमने शाम को रोशनी देखी थी, जब आप दिखा रहे थे घाट की रौनक, गुलाबी रंगों से पूरा सजा हुआ वो घाट, वो इलाका था। और पूरे शहर में भी आप बता रहे थे कि बहुत तरह की सजावट की गई है। हनुमान गढ़ी के बारे में आपने बताया। तो जो तैयारियां हैं और जो सैनिटाइजेशन चल रहा है और इसके आसपास जिस तरह की सजावट है, अगर दिखा सकें, आप बता सकें उसके बारे में। और यहाँ पे और वो एग्जैक्टली जब भूमि पूजन होगा तो जो शिलाएं पूजी जाएंगी उनके बारे में क्या डिटेल्स हैं? देखिए ऐसा है कि बहुत शोख पीले रंग से सड़कों को रंगा गया है और उसके ऊपर भगवान राम के जीवन प्रसंग के, ज़िंदगी के तमाम अलग अलग जो प्रसंग हैं वो तस्वीर के ज़रिए दिखाए जा रहे हैं। जैसे उनका बाल रूप है, उनका वनवासी रूप है, उनका जो दूल्हा राम कहते हैं अयोध्या में जब उनकी शादी हुई, उनका वो जो रूप है, उनका जो राज्याभिषेक हुआ। साकेत जो यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज है, पीजी कॉलेज है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का चॉपर लैंड करेगा, उसके सामने भगवान राम की एक बहुत बड़ी तस्वीर, एक फ्लेक्स लगाई गई है जो उनका राजा राम का रूप है। वो एक सिंहासन के ऊपर बैठे हुए हैं। शहर में भी तमाम तरह की पुताई की जा रही है और झंडे बहुत बड़े पैमाने पे बिक रहे हैं। शहर में भगवा रंग के झंडे हैं जिस पे भगवान राम की तस्वीर है, हनुमान जी की तस्वीर है, रामचंद्र जी तीर कमान लिए हुए हैं, या राम दरबार की तस्वीर है, या वो सिंहासन पे बैठे हुए हैं। तो पूरे शहर में स्टॉल्स लगी हुई हैं जिनमें अलग अलग तरह के झंडे हैं। बहुत बड़े झंडे घरों पे लगाने के लिए हैं, कुछ बाइक पे लगाने वाले झंडे हैं, कारों पे लगाने वाले झंडे हैं। बहुत, तो शहर जो है बहुत कलरफुल नज़र आ रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रोग्राम्स वगैरह भी कर रहे हैं, उसलिए भी बहुत तरह के भजन, गाना बजाना सब नज़र आ रहा है। एक दिलचस्प बात है, एक बहुत सजे धजे रामचंद्र जी, सीता जी सड़क पे जा रहे थे, तो हमने सोचा उनसे बात कर लें। तो हमने उनसे कहा कि
आपसे बात कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, आप हमसे बात नहीं कर सकते। उन्होंने एक चैनल को बताया कि हम उनके लिए उन्होंने हमें हायर किया हुआ है, तो आप बात नहीं कर सकते। अच्छा। तो ऐसे बहुत सारी मंडलियां हैं जिसको न्यूज़ चैनल्स के लोगों ने बुलाया है भजन गाने के लिए। उनमें जो रामचरितमानस के कैरेक्टर्स हैं वो भी चैनल के लोगों के लिए अपना मेकअप वगैरह करके आए हुए हैं। सबके स्टेज लगे हुए हैं, अलग अलग तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं। तो एक वो जो भगवान राम के साथ जो एक जितनी भी कथाएं हैं, जो भक्ति है, उसको दिखाने की कोशिश हो रही है अलग अलग तरह के मीडिया के जरिए। जी जी, और साथ साथ पूरा जो वहाँ पे एक जमावड़ा है, एक तमाशा है, वो चैनल्स का भी है और उस वजह से भी बहुत तरह की रौनक वहाँ पर लगी हुई है। एक बार आपने बात किया था अभी कि इकबाल अंसारी को भी बुलाया गया है। इकबाल अंसारी के साथ बातचीत की है आलोक ने और हमारे सहयोगी सौरभ ने, वो सुन लेते हैं कि इकबाल अंसारी क्या कह रहे हैं। उनके पिता के बारे में बताया अभी आपको कमाल ने, हाशिम अंसारी, जो बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ते रहे 99 साल की उम्र तक, और कितने सौहार्दपूर्ण तरीके से मुकदमा लड़ते रहे वो, और जब वो गुजरे तो तमाम लोग जो मंदिर के पक्षधर थे वो भी वहां पे शामिल हुए। आपको सुनवाते हैं इकबाल अंसारी से क्या बातचीत की गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इकबाल अंसारी को ये निमंत्रण भेजा गया है। इकबाल अंसारी मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक बड़े पैरोकार थे, इनके पिता पैरोकार रहे हाशिम अंसारी साहब, उसके बाद इकबाल अंसारी पैरोकार रहे। और इकबाल भाई, आपको निमंत्रण भेजा गया है। पहले तो निमंत्रण पत्र दिखाएं हम अपने दर्शकों को। ये निमंत्रण पत्र देखिए, ऐसा दिख रहा है राम जन्मभूमि का, इसमें तारीख लिखी हुई है। इसके अलावा इकबाल अंसारी जी का नाम लिखा है, अयोध्या से, अयोध्या निवासी है। और निवेदक में महंत नृत्य गोपाल दास जी का नाम है, जो कि श्री राम जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र के एक ट्रस्टी भी हैं। और ये देखिए, ये कार्ड है जो इनकी तरफ से दिया गया है, ये इकबाल भाई दिखा रहे हैं। इसमें ये सिक्योरिटी कोड है जिसमें एक बार एंट्री मिलेगी, ये सिक्योरिटी कोड है इसमें। और इसके अलावा यहाँ पर तारीख लिखी गई है। और इधर अगर हम घुमा के दिखाएं तो यहाँ पर इस कार्ड में सबसे ऊपर प्रधानमंत्री मोदी का नाम है, मोहन जी भागवत का नाम है, आनंदीबेन पटेल जो कि राज्यपाल है उनका है, योगी आदित्यनाथ का नाम है, और तमाम कुछ और ट्रस्टी हैं उनका नाम लिखा गया है। इकबाल भाई, कोर्ट में एक लंबा लड़ाई लड़ी आपके वालिद साहब ने और आपने, और आपको ये निमंत्रण भेजा गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, अयोध्या की गंगा जमुनी जो तहजीब है वो यहाँ बरकरार है। हमारा हिंदू मुसलमानों में कोई विवाद नहीं है। मुकदमा रहा 70 साल का रहा, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से जो है 9 नवंबर को पूरी दुनिया ने देख लिया कि मस्जिद मंदिर का फैसला हो चुका है। सारे मुसलमानों ने सम्मान किया। अब हमारा कोई विवाद जो है रह ही नहीं गया है। अभी विवाद नहीं रह गया है, कोई विवाद नहीं है अब। सर, आपको बुलाया गया है, प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे, 175 लोगों को लगभग ये निमंत्रण भेजा गया है और आपको भी भेजा गया। और ये भी कहा चंपत राय जी ने, इसलिए हमने इकबाल भाई को बुलाया है ताकि जब एक पक्ष खुशी मनाए तो दूसरे पक्ष को चिढ़ाया ना जाए, क्योंकि ये राम सबके हैं और ये मंदिर भी सबके लिए बनाया जा रहा है। देखिए, अयोध्या है, यहाँ गंगा जमुनी तहजीब जो है, हमारा तो हमेशा साधु संतों में सम्मान रहा। हम भी सम्मान करते हैं, उन्हीं के बीच में रहते हैं, हमारा कोई विवाद नहीं। ये जो है मंदिर का काम धार्मिक काम है। माननीय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए हमने भी जो है एक जो है बहुत एक कीमती किताब जो है ये है, जो हिंदू धर्म के लिए बहुत मायने रखती है। ये रामचरितमानस है, और ये जो है रामचरितमानस है और ये रामनामा है, इसको हम उनको भेंट करेंगे। आप ये रामनामा और रामचरितमानस उनको भेंट करेंगे। सर देखिए, मंदिर बन जाएगा कुछ दिनों बाद, और आप क्या चाहते हैं अयोध्या में क्या हो? क्योंकि लगातार हमेशा यही कहा जाए कि राम मंदिर के नाम पर राजनीति तो होती है, पर अयोध्या का विकास नहीं हुआ। तो उसको लेकर के आप चाहते हो कि अयोध्या में आपकी कई पुश्ते हैं और आप भी यहाँ पर हैं? देखिए, अयोध्या है, अयोध्या में तो अयोध्या धर्म की नगरी है। यहाँ तो राजनीति करने वाले करते ही रहते हैं, लेकिन अयोध्या का महत्व पहले भी रहा, आज भी रहा। मंदिर भी जो है बन जाएगा। विकास की भी ज़रूरत है, क्योंकि साधु संत को तो मंदिर चाहिए, लेकिन गृहस्थों के लिए भी कोई कारोबार होना बहुत ज़रूरी है। तो इकबाल भाई काफ़ी खुश हैं, उनको निमंत्रण मिला है और ये भूमि पूजन में 5 तारीख को वहाँ पर पहुँचेंगे। अयोध्या में सहयोगी अश्विनी मेहरा, आलोक पांडे के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी संकेत उपाध्याय मौजूद हैं। संकेत, आप अयोध्या में हैं और आप अयोध्या के ही हैं, ये भी तो आपको मौका मिला अयोध्या इस वक्त जाने का, और अयोध्या इस वक्त बिल्कुल अलग सजी धजी, बहुत रौनक है वहाँ पे, तमाम तरह की चर्चा है। इकबाल अंसारी की बात सुन रहे थे भी, उन्हें भी आमंत्रित किया गया है, पर जिन लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया उसको लेके भी चर्चा है। तो क्या हलचल इस वक्त वहाँ पे आप देख रहे हैं? देखिए, क्योंकि मुझे इस जगह का स्मरण बचपन से है। सन 90 में कई बार सरयू यमुना एक्सप्रेस और फरक्का एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ के अयोध्या रेलवे स्टेशन पर उतरना, उसके बाद आना, ये सब कुछ नया है।
और इसको इस दृष्टि से भी देखा जाना चाहिए कि मंदिर और उसका विवाद जरूर खत्म हुआ है, लेकिन इसने एक तरीके से एक प्रक्रिया अनलॉक की है और वो प्रक्रिया है अयोध्या के विकास की। अगर ये हो सकता है तो मैं आपको बता सकता हूं कि अयोध्या वासी और अयोध्या के लोग बहुत खुश होंगे, क्योंकि जब विकास होगा, जब इस तरीके के संसाधन आएंगे, ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, तो उसका निश्चित रूप से लाभ किसको होगा? अयोध्या वासियों को। उस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो ये बहुत बहुत एक स्वर्णिम पहल होने जा रही है। जो डिस्प्यूट था, जो एक विवाद का मसला था, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। आप अगर पक्षकारों की बात सुने, अभी आपने इकबाल अंसारी की भी बात सुनी मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला के साथ, क्या बोला उन्होंने कि अब कोई लड़ाई है ही नहीं। तो अगर ये इस किस्म का सद्भाव का संदेश अयोध्या दुनिया भर को दे सकता है, जो कि यहाँ पर हमेशा से था। आप किसी से भी, किसी भी स्थानीय व्यक्ति से आप बात कर लीजिए, कमाल खान हमारे वरिष्ठ सहयोगी, अनेकों उन्होंने रिपोर्ट यहाँ से की हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि विश्व में जिस तरीके से इनफेमस हो गया था अयोध्या, जिस चीज के लिए इनफेमस हो गया था, ऐसे यहाँ के लोग नहीं हैं। यहाँ के मुद्दे भी वही थे जो शायद किसी और शहर के होंगे। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ी उम्मीद अब अयोध्या और अयोध्या वासी अब लगाए बैठे हैं कि मंदिर अपने साथ खुशहाली और शांति लाएगा और उसका प्रतीक बनेगा। जी जी, शुक्रिया आपका संकेत, आपने सही कहा। मुझे भी याद है कि जब हम अयोध्या गए और जब हमने कवरेज वहाँ पर जब की है, तो एक तरह से लगता था कि बिल्कुल लॉकडाउन हमेशा से रहा अयोध्या में और चीज़ें रुकी हुई थी। तो अब एक तरह से वो अनलॉक भी शुरू हो रहा है। हमने वहाँ पर सिर्फ छावनी और पुलिस देखी और अब एक अलग किस्म के अयोध्या नजर आ रही है। धन्यवाद आपका संकेत इस बातचीत के लिए, दिखाने के लिए अयोध्या किस तरह से अब बदल रही है और उम्मीद है कि वहाँ के लोगों के लिए बेहतर दिन आए। और ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता दें कि आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। अलग अलग तरह से लोगों ने रक्षाबंधन मनाया। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में है, वहाँ की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं, जहाँ पर छात्राओं ने पेड़ों को राखी बांधी है और पेड़ों को बचाने का संकल्प लिया है। आप ऐसे ले लो, तो पानी में बटन डालेंगे। देख रखिए सुअर और अब बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत के तथाकथित सुसाइड के मामले में, और इसको लेकर भी कई पहलू सामने आ रहे हैं और एक तरह से ये भी लग रहा है कि बिहार और मुंबई पुलिस जो है वो आमने सामने है। कई मामलों में टकराव है और इसे लेकर कई तरह से ये मामला जो है उलझता जा रहा है। देखते हैं पहले इस रिपोर्ट में। मुंबई बीजेपी के नगर सेवकों का ये प्रदर्शन पटना सिटी एसपी विनय तिवारी को होम क्वारंटाइन किए जाने के खिलाफ है। बीजेपी का आरोप है कि इससे ये साबित होता है कि मुंबई पुलिस सुशांत सिंह राजपूत केस में कुछ छुपाना चाहती है। 7 दिन के लिए कोई भी शख्स अगर मुंबई में आ जाता है तो विदाउट एनी क्वारंटाइन वो आपका काम कर सकते हैं। फिर विनय तिवारी के बारे में ये नियम किस लिए लागू किया गया? हमारा ऐसा मानना है कि जो इंक्वायरी चालू है उसको दबाने के लिए जो भी लोग कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश में मुंबई महानगर पालिका आयुक्त भी जुट चुके हैं। जिस हादसे को मुंबई पुलिस साधारण खुदकुशी बता रही है, पटना पुलिस उसमें साजिश का एंगल खंगाल रही है, वो भी पटना में मामला दर्ज कर। इसलिए मामला 2 शहरों की पुलिस में उलझ गया है। अगर गुनाह आपके जुरिस्डिक्शन के बाहर का है तो जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से
उसको 0 नंबर का FIR नंबर देकर जो जुरिस्डिक्शनल जो पुलिस फोर्स होती है वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है। यही पद्धति हम भी फॉलो करते हैं। बिहार के भी कंप्लेंट्स कभी हमारे पास प्राप्त होते हैं तो गुना दाखिल किया जाता है और 0 का नंबर देकर बिहार पुलिस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो हमारी जानकारी के हिसाब से तो यही प्रोसीजर है, CRPC का प्रोसीजर यही है। जो जुरिस्डिक्शनल कोर्ट होती है वो भी CRPC के हिसाब से मुंबई की कोर्ट हो जाती है। तो उन्होंने जो आके हमारे पास हमसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर करने को कहा है, हमने उसके बारे में लीगल ओपिनियन मांगा है। मामला सिर्फ 2 शहरों की पुलिस ही नहीं, 2 राज्यों के बीच अहम की लड़ाई का भी बन गया है। पटना SP को होम क्वारंटाइन किए जाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नाराजगी जाहिर की। सरकार की तरफ से DGP ने पूरी सूचना दी है और वो खुद भी वहाँ बात करते हैं। उनके साथ जो कुछ भी हुआ है ये ठीक नहीं है, ये बातचीत करेंगे। इधर महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि मुंबई पुलिस जांच में सक्षम है। मुंबई पुलिस का रेपुटेशन, मुंबई पुलिस का काम करने का तजुर्बा ये पूरे देश जानता है। ऑल ओवर वर्ल्ड मुंबई पुलिस का नाम है और उसी हिसाब से पूरी ताकत के साथ, पूरी सीरियसली ये इशू का मुंबई पुलिस तपास कर रहे। जो भी हो, सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई पुलिस इतने दिन बाद भी किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पाई, जबकि पटना पुलिस ने सुशांत के पिता की शिकायत पर जिस तरह साजिश को खंगालना शुरू किया है, उससे मुंबई पुलिस की फजीहत होती दिख रही है। इस बीच ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में जुट गई है। ईडी ने सुशांत सिंह राजपूत के CA संदीप श्रीधर का बयान दर्ज किया। इस पूरे मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती आरोपों के कटघरे में है। रिया के वकील सतीश माने शिंदे ने साफ किया है कि रिया चक्रवर्ती को फरार बताया जा रहा है, लेकिन ये बात गलत है। रिया जांच में सहयोग कर रही हैं, 2 बार मुंबई पुलिस को अपना बयान दे चुकी हैं। पटना पुलिस से अभी तक उन्हें कोई समन नहीं मिला है। वैसे पटना पुलिस का ये अधिकार क्षेत्र भी नहीं है, इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर पटना में दर्ज FIR को मुंबई ट्रांसफ़र करने की मांग की है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के। तो सुनील सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सुनील, ये मामला किस तरह से अब 2 राज्यों की पुलिस के बीच में कुछ अटका हुआ सा नजर आ रहा है? एक तो ये, इसको लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो रविवार को मुंबई आए पटना सिटी SP को BMC ने होम क्वारंटीन कर दिया और इसको लेकर बहुत विवाद भी खड़ा हो रहा है, इससे लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो ये 2 राज्यों की पुलिस के बीच में ऐसा लग रहा है कि मुंबई पुलिस समानांतर बिहार पुलिस को इसकी जांच पड़ताल नहीं करने दे रही और मुंबई पुलिस ने जो अब तक जांच की है उस पर कई सवाल खड़े कर रहा है परिवार। बिल्कुल नगमा, देखिए 2 राज्यों की पुलिस के बीच में मामला तो उलझ ही गया है और अभी तक ये था कि कटघरे में कहीं कहीं पटना पुलिस की थी, क्योंकि खासकर सरकार की थी। वहाँ पर FIR दर्ज कर ट्रांसफ़र करने के बजाय वो खुद यहाँ पर जांच करने लगे, उन्होंने पैरेलली जांच करना शुरू कर दिया। लेकिन आज जब सुशांत सिंह के पिता केके सिंह का जो बयान आया है और उन्होंने साफ तौर उसमें कहा है कि 25 फरवरी को ही बांद्रा पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई थी कि सुशांत सिंह की जान खतरे में है। उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया और 14 जून को जब उनकी मौत हो गई उसके बाद भी परिवार ने बताया कि 25 फरवरी को जिनके हम नामित किया गया था उनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन 40 दिनों तक पुलिस ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए हमें खुलकर आने पड़ा। तो जो सवाल उठना शुरू हुआ था और जो भरोसा नहीं दिखा पा रही थी वहाँ के सुशांत सिंह का परिवार मुंबई पुलिस में, और वो पटना में जब उसने शिकायत दर्ज कराई और पटना पुलिस को कह रहे हैं कि उनकी जांच जो निष्पक्ष है, तो कहीं ना कहीं वो पटना पुलिस का पलड़ा इस समय भारी पड़ता दिख रहा है मुंबई पुलिस के बनिस्पत। और मुंबई पुलिस जो इतने दिनों से जांच कर रही है, आज पता चला कि 56 लोगों का वो बयान दर्ज कर चुकी है, लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। उसका जांच का दायरा जो था वो बॉलीवुड में नेपोटिज्म की तरफ था, उसका जांच का दायरा था बॉलीवुड में जो ग्रुपिज्म है उसकी तरफ था। लेकिन जो परिवार का आरोप है कि साथ में जो व्यक्ति रह रहा था 1 साल से और जो वहाँ रहकर वो रिया चक्रवर्ती वो एक तरह से उसने बस में कर रखा था, उनको एक तरह से मानसिक रूप से भी बीमार कर रखा था, उनके पैसों का भी इस्तेमाल कर रही थी। जब 17 करोड़ में से 15 करोड़ उसने दूसरे अलग अलग उसमें से निकलवाया भी, आरोप जो लगा हुआ है, इस तरफ आखिर मुंबई पुलिस का ध्यान क्यों नहीं गया जांच करते हुए, जबकि उन्होंने खुद CA को बुलाया था, CA का बयान भी दर्ज किया था, CA ने सभी स्टेटमेंट भी दिखाए, तो कहीं तो शक होना चाहिए था। और अब उसी CA की पूछताछ
कर रही है ईडी, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आ रही है। इसमें एक मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक्ट आ गया, लेकिन मुंबई पुलिस को अभी तक इसमें कोई शक नहीं दिखा है, कोई सुबह नहीं दिखा है। इसी को लेकर अब पूरी मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में है। भले ही उसका जुरिडिक्शन है, लेकिन जिस तरह से वो कई सवाल उठाए जा रहे हैं उसके खिलाफ, तो उससे वो जरूर अब फिलहाल कटघरे में दिखाई पड़ रही है। जी, धन्यवाद आपका सुनील इस जानकारी के लिए। सवाल कई उठाए जा रहे हैं। मुंबई पुलिस जो है वो अब तक इसी पहलू की जांच कर रही थी, जो पूरा नेपोटिज्म का मामला था, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर क्या गड़बड़ियां चल रही हैं, क्या सुशांत सिंह राजपूत को काम नहीं मिलने की वजह से या बाहरी माने जाने की वजह से उनको डिप्रेशन था और इस वजह से उनकी मौत हुई। सिर्फ इस पहलू पर जांच हो रही थी, जबकि परिवार एक पूरे दूसरे पहलू की बात कर रहा है, जिसमें सीधे सीधे रिया चक्रवर्ती पे उनका शक है और वो इस बात को भी उठा रहे हैं कि ये आत्महत्या नहीं है। तो ये तमाम पहलू जो हैं उनकी जांच पड़ताल या रिया चक्रवर्ती और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच पड़ताल अब बिहार पुलिस कर रही है। तो ये दो अलग अलग पहलू हैं। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं देश की बात में और उसके बाद बात कोरोना की। तो आप देख रहे हैं देश की बात और अब इसमें बात कोरोना की। कोरोना के मामले 18 लाख के पार हैं। भारत के अगर कुल संख्या की बात करें कि कोरोना संक्रमण कितने लोगों को हुआ है, अच्छी बात यह है कि संक्रमित जो हैं वो अब उनकी रिकवरी रेट बेहतर हुई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 771 लोगों की 805 नए मरीज इसमें आए हैं कोरोना के। और शनिवार को सबसे बड़ी खबर ये आई थी कि अमित शाह को कल पता चला कि कोरोना संक्रमण है, गृह मंत्री अमित शाह को। और ये भी खबर आई कि शनिवार को ही गृह मंत्री जो हैं वो रविशंकर प्रसाद उनसे मिले थे। तो अब उसके बाद और भी कई तरह के जो VIPs हैं उनमें संक्रमण की खबर आई है, जैसे कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, नीता शर्मा हैं, हिमांशु हैं। नीता, गृह मंत्री अमित शाह के संपर्क में जो लोग आए थे वो अपने को आइसोलेट कर रहे हैं, जिसमें अब खबर ये आई है कि रविशंकर प्रसाद भी थे। हालांकि उनमें कुछ लक्षण नहीं दिखा है, पर और भी तमाम लोग जो उनके संपर्क में आए होंगे, तो क्या उसके बारे में जानकारी आपके पास है? नगमा, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अभी उनकी जो पत्नी है और साथ में जो बेटा है वो अभी घर पर ही हैं, वो घर पर अपने आइसोलेटेड हैं। लेकिन अमित शाह जी जो हैं वो मैदांता अस्पताल में हैं। जैसे कि आप नाम ले रही थी रविशंकर प्रसाद का, वो उन्होंने सेल्फ आइसोलेशन कर ली है। साथ में बाबुल सुप्रिया ने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लिया है और सहस्त्रबुद्धे साहब ने उन्होंने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लिया है, क्योंकि जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो बहुत ही व्यस्त व्यक्ति हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ एज जो मिनिस्टर हैं वो भी, और साथ में पॉलिटिकल एक्टिविटी भी उनकी बहुत ज्यादा जो है वो होती रहती है। जहां तक सरकार के काम करने का सवाल है, कैबिनेट पे वो गए थे, हालांकि सरकार की तरफ से ये सफाई आई थी कि सभी सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स जो हैं वो अपनाए गए थे। लेकिन जो राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन, गडकरी, नितिन गडकरी और साथ में प्रधानमंत्री खुद उस मीटिंग में शामिल थे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है देखना नगमा कि जब ये मंत्री लोग मूव करते हैं तो इनके साथ पूरा का पूरा एक पैराफर्नेलिया जो है, पूरा का पूरा एक कैवलकेड जो है वो मूव करता है। बेशक से 7LKM में जो है वो गाड़ियां अंदर नहीं जाने दी जाती हैं, लेकिन इनका जो सिक्योरिटी पैराफर्नेलिया है वो बाहर ही रहता है। ऐसे में कि कौन सिम्टोमेटिक है, कौन एसिम्टोमेटिक है, पता लगाना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने खुद एडवाइस दी थी कि जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो अपने आप को जो है आइसोलेट करें अगर उनके सिम्टम्स आते हैं, नहीं तो अपने आप को जो है अंडर ऑब्जर्वेशन रखें। सिमिलरली उनके घर में भी काफी उनका एक पैराफर्नेलिया है। अगर हम होम मिनिस्टर के लिहाज से देखें तो यूनियन होम मिनिस्ट्री के सारे बड़े अधिकारी जो हैं वो यूनियन होम मिनिस्टर से मिलते रहते हैं, लगातार मिलते रहते हैं। तो कई जो सीनियर अफसर हैं वो, हालांकि कोई नाम नहीं बता रहा है अभी केंद्रीय गृह मंत्रालय में, लेकिन कई सीनियर अफसर हैं जो उनसे फ्राइडे को भी मिले और सैटरडे को भी मिले। इनफैक्ट सैटरडे को तो केंद्रीय गृह मंत्री ने एक वेबिनार जो है वो भी इनॉग्रेट किया था, जिसमें एक छोटी सी गैदरिंग थी। तो ये सभी लोग जो हैं वो अपनी तरफ से जो है वो आइसोलेशन में गए हैं, लेकिन अभी तक कोई मैदानता से कोई ऑफिशियल अगर कोई कहें कि हेल्थ बुलेटिन है वो नहीं आया है। जी, और हिमांशु आपके पास क्या जानकारी है?
देखिए ये सभी लोगों को, जैसा जिसका जिक्र अभी नीता ने भी किया था कि खुद गृह मंत्री ने बहुत स्पष्ट तौर पर उन सभी नेताओं और मंत्रियों को सलाह दी है कि जिन्होंने भी उनके साथ पिछले कुछ दिनों में मुलाकात की है वो अपने आप को आइसोलेट करें और जहां तक संभव हो अगर जरूरी लगता है तो अपनी जांच भी करवाएं। और जो भी मंत्रियों ने सार्वजनिक तौर पर एक प्रोटोकॉल को फॉलो किया है, अब देखिए रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट करके कहा है कि मैं घर से काम कर रहा हूं, मैंने अपने आप को घर में आइसोलेट कर लिया है। बाबुल सुप्रियो ने कहा कि मैंने अपने आप को परिवार से अलग कर लिया है और जो भी संभव है, जो भी जरूरी है टेस्ट वगैरह, उसके लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। ये समझना बहुत जरूरी है नगमा की डिजास्टर जो है वो एक होम मिनिस्ट्री का सब्जेक्ट है और खुद अमित शाह बिल्कुल फ्रंट लाइन पर जो कोरोना के खिलाफ जो एक रणनीति बनाई जा रही है देश में, उसको एक दिशा दी है खुद। और खुद आपको याद होगा कई स्तर पे मुख्यमंत्रियों के साथ, स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात भी हुई है। तो निश्चित तौर पर एक काफी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जिसने एक बार फिर से कोरोना को देश के सामने खड़ा कर दिया है। एक समस्या बिल्कुल ये संक्रमण खतरा बना हुआ है और बहुत बार ये भी खतरा रहता है कि बहुत सारे लोग जिनमें सिम्टम्स नहीं रहता और जानकारी नहीं होती कि कौन किससे मिल रहा है और किसको संक्रमण हो सकता है। और अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश से एक रिपोर्ट जहां पर मध्य प्रदेश सरकार जो है वो लाखों फर्जी गरीबों को पीडीएस राशन बांट रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मध्य प्रदेश की कुल आबादी का 75% हिस्सा खाद्यान्न सुरक्षा के दायरे में आता है। राज्य में 25,490 राशन दुकानों के माध्यम से साल 2011 की जनगणना के मुताबिक 1 करोड़ 17 लाख यानी लगभग 5 करोड़ 6 लाख से ज़्यादा हितग्राहियों को 1 रुपये किलोग्राम के हिसाब से गेहूं और चावल मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन अब इस योजना में बड़ी गड़बड़ी का पता लगा है। सरकार कह रही है 96 लाख अपात्र सरकारी राशन ले रहे थे। वहीं कांग्रेस का आरोप है सरकार कोरोना में भी भ्रष्टाचार कर रही है। हमारे यहाँ करीब 96 लाख लोग ऐसे हैं जो अपात्र हैं। हमने देखा कि अपात्र होने का कारण 2-3 है। एक तो किसी बच्ची को जो राशन कार्ड में नाम जुड़ा है उसका शादी दूसरे गांव में हो गया, उस गांव में उसका राशन कार्ड से नाम नहीं कटा। कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे बुजुर्ग लोग जिनकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु होने के उपरांत भी उनका राशन कार्ड पर्ची से नाम नहीं कट पाया। तो अब तय किया गया है कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर हम पुनः उनका हम सर्वे कराएंगे और जितने व्यक्ति वहाँ पे नहीं हैं, चाहे शादी हो के अपने ससुराल चली गए हो या कि जिनकी मृत्यु हो गई हो, उनकी नाम काट कर जो पात्र व्यक्ति हैं जिनका नाम नहीं जुड़ा है उनको सब राशन में जोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 2015 से राशन पर्ची बनाना बंद कर दिया। राशन पर्ची बनाने के कारण कई, और इस बीच में गरीबी का आंकड़ा बढ़ा, घटा नहीं। नरेंद्र मोदी जब से आए हैं गरीबों का आंकड़ा बढ़ा। 95 लाख लगभग 1 करोड़ नाम इन्होंने उसमें से माइनस कर दिए। मतलब लगभग 60% गरीबों को ये राशन नहीं देना चाहते, फर्जी नामों को देना चाहते हैं। हर तरीके का घोटाला, पहले भी इनका बीपीएल का एक घोटाला सामने आया था। अब इस तरीके से इस कोरोना की महामारी में ये भ्रष्टाचार करने की इनकी आदत सी बन गई। सरकार के मुताबिक राज्य के 36 लाख ऐसे गरीब हैं जिन्हें गरीब होने के बावजूद सरकारी राशन नहीं मिल पाता है। वहीं 96 लाख ऐसे गरीब हैं जिनके नाम राशन कार्ड में जुड़े हुए हैं मगर वो अलग अलग कारण से सरकारी राशन के लिए पात्र नहीं हैं। अगले महीने तक पात्र गरीबों के नाम जोड़ दिए जाएंगे और पंचायत स्तर पर सर्वे कराकर फर्जी नाम काटे जाएंगे। साल 1965 से भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ सामंजस्य बनाकर खरीफ और रबी के सीज़न में खाद्यान्न की खरीदी करती है और इसी से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नींव पड़ी। अब वन नेशन वन राशन कार्ड की बात हो रही है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में
लाखों अपात्रों को सरकारी राशन मिल रहा है, तो यकीन मानिए इस योजना में भी बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।